नमस्कार। आज हम पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे और वो भी कुछ ऐसी मजेदार और आसान ट्रिक्स के साथ जो आपको हमेशा याद रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पर्यावरण को समझने की एक सीक्रेट चाबी से। BSc फॉर्मूला। नहीं, ये कोई कॉलेज की डिग्री नहीं है। ये एक आसान सी मेंटल चेकलिस्ट है। B मतलब बायोलॉजिकल यानी पेड़ पौधे जानवर। S मतलब सोशल या कल्चरल, हमारे शहर हमारे रीति रिवाज। और C मतलब केमिकल या फिजिकल, हवा पानी मिट्टी। ये तीनों आपस में जुड़े हैं। सोचिए, एक शहर सोशल कैसे एक नदी फिजिकल पर असर डालता है, और वो नदी फिर मछलियों बायोलॉजिकल पर। तो अब जब हमारे पास ये कोड है, चलिए प्रकृति के कुछ सबसे बड़े राज खोलते हैं। कभी सोचा है कि क्या कोई जानवर सच में सोलर पावर पर चल सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। मिलिए एलिसिया क्लोरोटिका से ये एक समुद्री घोंघा है जो एक तरह की बायोलॉजिकल चोरी करता है। ये शैवाल यानी एल्गी को खाता है, उनके क्लोरोफिल वाले जीन्स चुरा लेता है और फिर बस धूप में लेटकर एक पौधे की तरह अपना खाना खुद बना लेता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि प्रकृति कितनी कमाल की है। प्रकृति के अजूबे सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं हैं, ये तो पूरे इकोसिस्टम में फैले हैं। जैसे कि एक झील को आप एक 3 मंजिला इमारत की तरह समझ सकते हैं। पहली मंजिल लिटोरल जोन यानी किनारा, जहां धूप और पौधे खूब होते हैं। दूसरी मंजिल लिम्नेटिक जोन यानी खुला पानी, जहां प्लैंक्टन तैरते हैं। और तीसरी मंजिल प्रोफंडल जोन यानी गहरी और अंधेरी जगह, जहां जिंदगी ऊपर से गिरने वाले कचरे पर चलती है। और यहीं पर आता है ऊर्जा का एक बहुत जरूरी नियम, लिंडमैन का 10% का नियम। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई एक जीव दूसरे को खाता है तो उसकी सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे जाती है। बाकी 90% तो उस जीव के चलने फिरने, सांस लेने और जिंदा रहने में ही खर्च हो जाती है। ये एक तरह का प्रकृति का लाइफ टैक्स है। इसी 10% के नियम के वजह से एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, मतलब नीचे से चौड़ा और ऊपर जाते जाते पतला। जरा सोचिए, लाखों पौधे जो पिरामिड का बेस हैं, हजारों कीड़ों को खाना देते हैं। वो कीड़े सैकड़ों पक्षियों का पेट भरते हैं, और उन पक्षियों को कुछ ही शिकारी जानवर खाते हैं जो टॉप पर हैं। हर लेवल पर एनर्जी कम होती जाती है। तो ये तो साफ है कि एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा रहेगा। लेकिन क्या हो अगर हम जीवों की संख्या के आधार पर पिरामिड बनाएं? क्या कोई पिरामिड कभी उल्टा हो सकता है, मतलब नीचे कम और ऊपर ज्यादा? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सोचिए, एक बड़ा बरगद का पेड़। उस एक पेड़ पर हजारों कीड़े रहते हैं, और उन हजारों कीड़ों को खाने के लिए सैकड़ों पक्षी आते हैं। तो आधार हुआ सिर्फ एक पेड़, और ऊपर का लेवल उससे कई ज्यादा बड़ा। हो गया ना पिरामिड उल्टा? अब जब हम प्रकृति के इन नियमों को समझ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि हम इसे बचाएं कैसे? इसके लिए 2 मुख्य तरीके हैं। इन सिटू यानी इनसाइड द होम या घर के अंदर, मतलब जानवर को उसके प्राकृतिक घर यानी जंगल में ही बचाना, जैसे नेशनल पार्क्स में। दूसरा है एक्स सिटू यानी एग्जिट द होम या घर से बाहर, मतलब जानवर को उसके घर से बाहर निकालकर किसी सुरक्षित जगह जैसे चिड़ियाघर या जीन बैंक में रखना। और इसे लेकर भारत के 2 सबसे जरूरी प्रोजेक्ट्स को याद रखने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। बस इतना याद रखिए, बाघ 73 में पानी पीने गया तो 75 में मगरमच्छ मिल गया। इसका मतलब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ और क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट 1975 में। है ना आसान? चलिए, अब लोकल इकोसिस्टम से थोड़ा ऊपर उठते हैं और उन ग्लोबल चुनौतियों पर नजर डालते हैं जो सिर्फ कुछ प्रजातियों के लिए नहीं, बल्कि पूरी धरती के लिए मायने रखती हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट को विलेन मत समझिए। ये तो धरती का एक कुदरती कंबल है जो हमें गर्म रखता है। अगर ये ना होता तो धरती का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस होता, सब जम जाता। असली प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी एक्टिविटीज से इस कंबल को जरूरत से ज्यादा मोटा बना रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
ओजोन लेयर में हुए छेद को भरने की कहानी ये दिखाती है कि जब दुनिया चाहे तो मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकाल सकती है। 1985 में वियना कन्वेंशन में सबने माना कि हाँ, एक प्रॉब्लम है। फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसे ठीक करने के लिए कड़े और बाध्यकारी नियम बनाए गए। इसे अब तक की सबसे कामयाब संधि माना जाता है। और इन सभी समझौतों को याद रखने की भी एक कमाल की ट्रिक है। बस ये लाइन याद रखिए, 85 में वियना गए, 87 में मॉन्ट्रियल आए और 16 में किगाली से कमाया। ये एक लाइन आपको पूरी कहानी याद दिला देगी, जिसमें 2016 का किगाली समझौता भी शामिल है, जो एक और बड़ी कामयाबी थी। अब ग्लोबल संधियों से वापस अपने देश की बात करते हैं। जब कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए भारत में क्या सिस्टम बना हुआ है? हमारे पास 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, जिसने एक बहुत ही साफ सुथरा कमांड स्ट्रक्चर बनाया है। इसे ऐसे याद रखिए, देश के बॉस है प्रधानमंत्री, जो एनडीएमए को हेड करते हैं। राज्य के बॉस हैं मुख्यमंत्री, जो एसडीएमए को हेड करते हैं। और जिले के बॉस हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो डीडीएमए को हेड करते हैं। एकदम सीधा हिसाब। इस कानून में एक और बहुत जरूरी बात है, अगर कोई आपदा के समय अफवाह फैलाता है या झूठ बोलता है तो उसके लिए सख्त सजा है। इसे याद रखने की ट्रिक तो और भी सीधी है, आपदा में झूठ बोलोगे तो 2 साल जेल काटोगे। ये बहुत जरूरी है ताकि पैनिक न फैले और लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। तो एक छोटे से बीएससी फॉर्मूले से लेकर ग्लोबल संधियों और राष्ट्रीय कानूनों तक हमने एक पूरा सफर तय किया है। लेकिन क्या कोई एक धागा है जो इन सभी को आपस में जोड़ता है? वो धागा है ये ज्ञान कि हमारा अस्तित्व प्रकृति के नियमों से अलग नहीं है, बल्कि पूरी तरह से उन पर ही निर्भर है। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारे अपने सर्वाइवल का कोड है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, इस जानकारी का इस्तेमाल करके हम एक बेहतर भविष्य कैसे बना सकते हैं? नमस्कार। भारत का जो पर्यावरण और आपदा से निपटने का पूरा सिस्टम है ना, वो काफी बड़ा और जटिल है। तो आज हम इसी की पूरी एनाटॉमी को समझेंगे, एक एनाटॉमी ऑफ एक्शन की तरह। हम उन कानूनों, उन संस्थाओं, ग्लोबल वादों और जमीनी स्तर के काम को परत दर परत देखेंगे, जो सब मिलकर हमारे देश के लिए एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो हमारा सफर शुरू होगा कानूनी रीढ़ की हड्डी से। फिर हम देखेंगे कि इसे लागू कौन करता है, यानी हमारी इंस्टीट्यूशनल आर्मी। उसके बाद हम भारत के ग्लोबल वादों को समझेंगे, फिर संरक्षण की कुछ बड़ी जीतों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि यही पूरा सिस्टम प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए कैसे तैयार रहता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एक्शन प्लान की जो नींव होती है ना, वो होते हैं उसके कानून। और भारत की कहानी में कुदरत के लिए जो सबसे मजबूत ढाल बनी, वो एक बहुत ही भयानक त्रासदी की आग में ही तपकर निकली थी। साल था 1984 और एक रात ने सच में सब कुछ बदल दिया। भोपाल गैस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और एक कड़वी सच्चाई हमारे सामने आई कि हमारे उस वक्त के कानून इतनी बड़ी औद्योगिक आपदा से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इसी हादसे ने हमें एक जबरदस्त कानूनी जवाब देने के लिए मजबूर किया, और वो जवाब था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। पता है, इसे एक अम्ब्रेला लॉ यानी छाता कानून भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक छाता आपको हर तरफ से बचाता है, वैसे ही ये कानून पर्यावरण के लगभग हर पहलू को अपने अंदर समेट लेता है। ये भोपाल त्रासदी का सीधा नतीजा था और इसने केंद्र सरकार को पर्यावरण की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने की ताकत दी। लेकिन ये कानून कोई रातों रात नहीं आ गया। ये असल में एक सोच के विकास का नतीजा था। कहानी शुरू हुई 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से। फिर हमारा फोकस गया पानी पर 1974 में, फिर हवा पर 81 में। 1986 के इस छाता कानून ने इन सब को एक साथ बांध दिया और 2002 के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ने इसे और भी मजबूत कर दिया। अब देखिए, कानून तो आखिर कागज पर लिखे शब्द ही हैं, है ना? असली काम तो तब होता है जब कोई उन्हें लागू करे। तो चलिए अब मिलते हैं उस पूरी इंस्टीट्यूशनल आर्मी से, जो इस संरक्षण के काम का दिमाग, आंखें और हाथ हैं। अच्छा, इस सेना के 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं,
FSI और WII। अब इनमें फ़र्क क्या है? बहुत सिंपल है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI का काम है जंगल को नापना, कितना है, कहाँ है, बढ़ रहा है या घट रहा है, बेसिकली जंगल का पूरा सर्वे। और दूसरी तरफ है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII। इनका काम जंगल के अंदर झांकना है, वहाँ की जिंदगी पे रिसर्च करना और एक्सपर्ट्स तैयार करना। तो एक जंगल को नापता है और दूसरा उसमें बसी जिंदगी को पढ़ता है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर नियम तोड़े जाएं तो क्या होगा? पहले क्या होता था कि मामले आम अदालत में जाते थे और बस सालों साल चलते रहते थे। इसीलिए 2010 में बनाया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT। इसे आप पर्यावरण का फास्ट ट्रैक कोर्ट समझ सकते हैं। इसे 6 महीने के अंदर केस खत्म करना होता है और सबसे बड़ी बात, इसकी बेंच पर जजों के साथ साथ पर्यावरण के एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं। और ये सच पूछिए तो एक गेम चेंजर था। एक बात तो साफ है, पर्यावरण की समस्याएं हैं ना, वो बॉर्डर्स या सरहदें नहीं देखती। हवा में फैला प्रदूषण कोई पासपोर्ट लेकर तो नहीं चलता, है ना? इसीलिए सिर्फ घरेलू कोशिशें काफी नहीं होती। यहीं पर भारत का दुनिया की एक साझा सोच से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है 1971 का रामसर कन्वेंशन। ये कन्वेंशन खास तौर पर है वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों के लिए। इन्हें पता है क्या कहते हैं? धरती की किडनी। बिल्कुल, जैसे हमारी किडनी खून साफ करती है, वैसे ही वेटलैंड्स पानी को फिल्टर करती हैं और अनगिनत जीवों को एक घर देती हैं। तो इन जरूरी जगहों को बचाने के लिए इंटरनेशनल सहयोग तो चाहिए ही। तो भारत ने इस जिम्मेदारी को कितना सीरियसली लिया है? जरा नंबर देखिए। आज की तारीख में भारत में 98 डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स हैं और इनमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में हैं। और ये नंबर दिखाता है कि हम वेटलैंड्स को बचाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। और बात सिर्फ रामसर तक ही सीमित नहीं है। साइट्स है जो एंडेंजर्ड जानवरों की तस्करी रोकता है, फिर क्योटो प्रोटोकॉल और हाल ही का पेरिस एग्रीमेंट है जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक ग्लोबल लड़ाई है। सोचकर देखिए, हर एक समझौता उस विश्वव्यापी सुरक्षा जाल का एक और धागा है जिसे बुनने में भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो कानून हो गए, एजेंसियां हो गईं, ग्लोबल ट्रीटीज भी हो गईं, सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो कंजर्वेशन की कहानी की असली धड़कन है ना, वो सुनाई देती है उन ऑन द ग्राउंड प्रोजेक्ट्स में जो आज भारत की पहचान है। और इस कहानी का सबसे आइकॉनिक चैप्टर प्रोजेक्ट टाइगर 1973। ये सिर्फ एक शेर को बचाने का प्रोग्राम नहीं था, नहीं, ये एक पूरी फिलॉसफी थी। एक सिंपल सा आइडिया कि अगर आप टॉप प्रेडेटर यानी बाघ को बचा लेते हैं तो आप उसके नीचे का पूरा जंगल, पूरा इकोसिस्टम बचा लेते हैं। फिर इसके ठीक 2 साल बाद 1975 में फोकस गया पानी के सबसे बड़े शिकारी पर। शुरू हुआ प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, जिसने घड़ियाल और मगरमच्छों की तेजी से घटती आबादी को बचाने का बीड़ा उठाया। अब इन दोनों इंपॉर्टेंट सालों को याद कैसे रखें? इसके लिए एक बड़ा मजेदार तरीका है। एक कहावत है, ध्यान से सुनिएगा। बाघ 73 में पानी पीने गया तो मगरमच्छ 75 में मिल गया। सिंपल, एक लाइन में दोनों प्रोजेक्ट की शुरुआत याद हो जाती है। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, ये विरासत आगे बढ़ती गई। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया, 2006 में गिद्धों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट वल्चर, फिर 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड और 2020 में हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ये दिखाता है कि फोकस कैसे सिर्फ बड़े जानवरों से हटकर पूरे इकोसिस्टम के जरूरी हिस्सों पर गया। अच्छा, अब थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं कंजर्वेशन से डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ। और ये एक बहुत नेचुरल शिफ्ट है। क्यों? क्योंकि एक हेल्दी इकोसिस्टम ही प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जो सिस्टम, जो लोग, जो साइंस एक जानवर को बचाता है, वही देश को तूफान और भूकंप से भी बचाता है। और जब हम खतरों की बात करते हैं तो भारत में इनका स्केल बहुत बहुत बड़ा है। जरा सोचिए, देश की लगभग 59% जमीन अर्थक्वेक प्रोन है, 12% पर हमेशा बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है और हमारी 70% खेती सूखे की चपेट में आ सकती है।
तो भूकंप के इस खतरे से निपटने के लिए देश को 4 सीस्मिक जोन में बांटा गया है। सिंपल, जोन वी मतलब वेरी हाई रिस्क, सबसे खतरनाक। इसमें देश का 11% हिस्सा आता है। फिर है जोन 4 हाई रिस्क, जिसमें दिल्ली जैसे शहर भी हैं। तो ये जोनिंग असल में एक रोड मैप है। ये बताता है कि कहाँ बिल्डिंग कोड्स सबसे सख्त होने चाहिए। और अगर आपको इस पूरे सिस्टम की पावर देखनी है ना, तो ओडिशा की कहानी सुनिए। 2 तूफानों की कहानी। साल 1999 सुपर साइक्लोन आया और 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। एक भयानक त्रास थी। फिर फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 20 साल, 2019 साइक्लोन फानी आया। ताकत लगभग उतनी ही, लेकिन इस बार 100 से भी कम जाने गईं। ये जो फर्क है ना, 10,000 से 100 का, ये जीत है हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की, हमारी प्लानिंग की। लेकिन इस पूरी कहानी में एक चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। भारत में पर्यावरण की लड़ाई सिर्फ सरकारों या एजेंसियों ने नहीं लड़ी है। इसकी असली नींव, इसकी जड़ें लोगों की ताकत में हैं। हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी के बिश्नोई आंदोलन की, जहां लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर 70s का चिपको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सब इस बात का सबूत हैं कि आम नागरिकों ने इस मशाल को हमेशा थामे रखा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब कानून हैं, एजेंसियां हैं, ग्लोबल ट्रीटीज भी हैं, तो अब आगे बढ़ने के लिए बदलाव की असली ताकत कहाँ है? क्या ये इन्हीं सिस्टम्स को और बेहतर बनाने में है, या फिर ये ताकत हम सब के छोटे बड़े एक्शन में है, उस सामूहिक इच्छा शक्ति में है, उन कम्युनिटीज की जो इन जंगलों, इन नदियों को अपना घर मानते हैं? सोचने वाली बात है ना। चलिए आज बात करते हैं भारत के कुदरती खजानों की, एक ऐसी दुनिया की जहां कमाल के जीव जंतु बसते हैं, और उनको बचाने के लिए जो एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है उसकी भी। ये सिर्फ कॉन्जर्वेशन की कहानी नहीं है, ये कहानी है अस्तित्व की। जरा इस बात पे गौर कीजिए, पूरी दुनिया का सिर्फ 2.4% जमीनी हिस्सा भारत के पास है, लेकिन दुनिया की 8% प्रजातियां यहीं रहती हैं। मतलब एक छोटा सा देश जिसके अंदर हमारे प्लैनेट की कितनी ज्यादा जिंदगी धड़कती है। और यही बात भारत को बायोडायवर्सिटी बचाने में एक ग्लोबल सुपर पावर बना देती है। अब देखिए, इतनी खूबसूरती के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी तो आती है ना? और उस जिम्मेदारी को ठीक से समझने के लिए हमें कंजर्वेशन की दुनिया का एक बहुत जरूरी शब्द समझना होगा। वो शब्द है हॉटस्पॉट। तो ये हॉटस्पॉट सिर्फ कोई खूबसूरत जगह नहीं होती, बल्कि ये तो एक तरह का जंग का मैदान है। एक ऐसी जगह जहां एक तरफ तो कमाल की बायोडायवर्सिटी है, मतलब ऐसे पेड़ पौधे, ऐसे जानवर जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, और दूसरी तरफ इन सब के खत्म हो जाने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये हमारी कुदरत के ताज के वो हीरे हैं जिन्हें हम खोने की कगार पर खड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और अनमोल खजाने को बचाया कैसे जाए? आखिर इस लड़ाई को शुरू कहाँ से करें? देखिए, कंजर्वेशन की दुनिया में ना मोटे तौर पर 2 मेन रास्ते हैं, 2 अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम अपनी सबसे कमजोर प्रजातियों को बचा सकते हैं। तो ये 2 तरीके हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। अब इन सिटू का मतलब है ऑन साइट या जगह पर, मतलब जानवरों को उनके अपने ही घर में, उनके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करना, जैसे कि नेशनल पार्क बना दिए, सेंचुरी बना दी। और दूसरा है एक्स सिटू यानी ऑफ साइट। इसमें हम प्रजातियों को उनके नेचुरल घर से बाहर निकालकर किसी सेफ जगह पर रखते हैं, जैसे कि जू में या सीड बैंक्स में, ताकि उन्हें खतरों से बचाया जा सके। जैसा स्लाइड पर लिखा है, याद रखने का आसान तरीका, इन मतलब घर के अंदर और एक्स मतलब घर से एग्जिट। तो भारत ने इन दोनों तरीकों को कैसे अपनाया है? चलिए देखते हैं कि कैसे पूरे देश में प्रोटेक्टेड एरियाज का एक जबरदस्त नेटवर्क बनाया गया है, जो हमारे कीमती वाइल्ड लाइफ के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये जो नंबर्स हैं, ये अपने आप में काफी इंप्रेसिव हैं। देखिए, 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स, 500 से ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की जो कहानी है ना, वो और भी ज्यादा पावरफुल है। हर एक नंबर एक ऐसी जगह को दिखाता है जहां कुदरत को फलने फूलने का मौका दिया गया है, जहां बाघ आजादी से घूम सकते हैं, हाथी चल सकते हैं और परिंदे उड़ान भर सकते हैं। इस इतने बड़े नेटवर्क में
कुछ जगहें तो सच में बिल्कुल ही अनोखी हैं, और उनमें से एक तो ऐसी है जो कुदरत के नियमों को ही चुनौती देती हुई सी लगती है। क्या कभी किसी ने तैरते हुए पार्क के बारे में सुना है? हाँ बिल्कुल, मणिपुर की लोकटक झील पर है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पार्क है। यहाँ पूरा का पूरा पार्क घास फूस और मिट्टी के तैरते हुए द्वीपों पर बना है, जिन्हें फुमडी कहते हैं। और इन्हीं तैरते हुए द्वीपों पर रहता है एक बहुत ही दुर्लभ और खूबसूरत जीव, संगाई हिरण, जो इस जादुई दुनिया के सिवा और कहीं नहीं पाया जाता। अब इतने सारे नाम और जगहें हैं तो इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर कुछ मजेदार ट्रिक्स हैं जो मदद कर सकती हैं। जैसे कि राजस्थान के राजा के पास घना धन है तो घाना बर्ड सैंक्चुरी हुई राजस्थान में, या कर्नाटक के नाटक में बड़े रंग होते हैं तो रंगनाथिट्टू हुई कर्नाटक में। इसी तरह तमिलनाडु में लोग मिलकर वेद पढ़ते हैं, वेदांतंगल। और सबसे आसान सलीम गोगिया, सलीम अली बर्ड सैंक्चुरी गोवा में। और चील उड़ी उड़ीसा के ऊपर तो चिल्का लेक, है ना मजेदार। ये छोटी छोटी ट्रिक्स इन जरूरी जगहों को याद रखने को एक खेल जैसा बना देती हैं। लेकिन ये इतना बड़ा नेटवर्क सिर्फ ऐसे ही नहीं बना है, इसके पीछे एक मजबूत कानूनी ढांचा है, और उससे भी बड़ी एक ताकत है, और वो है लोगों की ताकत। ये जो टाइमलाइन है ये भारत के बढ़ते एनवायरमेंटल कमिटमेंट की कहानी बताती है। देखिए 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसने शिकार और जानवरों के व्यापार पर रोक लगाई। ये एक तरह से नींव थी। फिर 1986 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक बड़ा और कॉम्प्रहेंसिव कानून था। और 2002 में आया बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जिसका फोकस था कुदरती संसाधनों को बचाना और उनसे होने वाले फायदों को सही तरीके से बांटना। तो ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, ये कुदरत को बचाने के लिए बनाया गया एक सुरक्षा कवच है। पर जानते हैं, कभी-कभी सबसे मजबूत सुरक्षा किसी कानून से नहीं आती, बल्कि आम लोगों के इरादों से आती है। जैसा कि चिपको आंदोलन में हुआ, जब पेड़ों को बचाने के लिए वहां की औरतें उनसे चिपक कर खड़ी हो गईं। ये कमाल की मिसाल है। और यही बात हमें एक और गहरी सच्चाई तक ले जाती है। आज के मॉडर्न कानून बनने से बहुत बहुत पहले से भारत में संरक्षण की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा हमारी संस्कृति और हमारे विश्वासों से जुड़ी हुई है, जैसे कि पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स। ये जंगल के वो हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय लोग अपने देवी देवताओं को समर्पित मानते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी रक्षा करते हैं। तो शायद सबसे बड़ा टेक अवे यही है, सबसे असरदार कॉन्जर्वेशन तब होता है जब कानून के साथ साथ लोगों की गहरी आस्था और संस्कृति भी जुड़ जाती है। जैसा कि IUCN भी इन सेक्रेड ग्रोव्स को प्रकृति की आराधना कहता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या हमारे कॉन्जर्वेशन का भविष्य कानून और आस्था के इसी संगम पर टिका है?